सो यहाँ से हमने 10 तक कर लिया था, इसका 4.10 तक हो गया था, 10 तक. So now we are having this one. We are identify, interpret roots, interpret and the turning point of a quadratic function. अब turning point होता क्या है? मेन मुद्दा टर्निंग पॉइंट से है, ये है, एंड रिड्यूस रूट्स एल्जेब्रिकली एंड टर्निंग पॉइंट टू कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स. अच्छा, अब देखो क्या है, आप थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट के बारे में समझिए. टर्निंग पॉइंट कहता क्या है हमारा, ठीक है ना. टर्निंग पॉइंट आ गया एक, तो फिर आ गया रिकोनाइज एंड स्केच द इंटरप्रेट ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक, सिंपल, क्यूबिक, रेसिप्रोकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन वाई कॉस. तो ठीक है, ये हम करते हैं. अब देखो टर्निंग पॉइंट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना. तो सबसे पहले हमारा जो है ये आ गया. अच्छा, आज का हम लिख भी देते हैं. आज की हमारी जो डेट है अगर हम देखें तो आज हमारा 21 जुलाई का है, 2025 का हमारा सेशन है. अब देखो टर्निंग पॉइंट होता क्या है. जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक को बनाते हो तो चाहे वो ऐसे हो और चाहे वो क्वाड्रेटिक जो है दैट क्वाड्रेटिक वुड बी इन अनदर फॉर्मेट, ऐसे हो जाए. ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज टर्निंग पॉइंट विच इज नोन एज वर्टेक्स हियर. एंड वर्टेक्स ऑलवेज लाई ऑन, हमारे पास सदा वर्टेक्स जो है वो लाई करता है लाइन ऑफ सिमेट्री पे. ओके, दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. ये लाइन ऑफ सिमेट्री है. अच्छा, फ़र्क कुछ नहीं होता, ये सब एक चीज़ होती है. द सेकेंड थिंग इज लाइन ऑफ सिमेट्री, इसी से आप समझ गए हैं. इट इज़ दैट के इफ़ यू ड्रॉ ए हॉरिजेंटल लाइन, सो these two points which is something like that, this is x1 and this is, let's say, x2. So x1 and x2, they are equidistant from this vertex, मतलब this what you call line of symmetry. that means ये यहाँ से बराबर बराबर होगा, this will be equal. ओके, यही लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि जितना उधर उतना इधर, सिमेट्रिसिटी इसीलिए है. अब सिंस जो भी दो पॉइंट्स हैं, दो वैल्यूज़ हैं x की x1 की, तो ये सीधी सी बात है कि दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस. अगर ये पॉइंट जो है इसके वर्टेक्स जो हैं दैट वर्टेक्स आर h के, दैट मीन्स x इज़ h. x जो है वो यहाँ पर h की वैल्यू रखता है. सो दे आर इक्वी डिस्टेंट. दैट मीन्स व्हाट यू आर हैविंग दिस डिस्टेंस is same as this distance. So you can write it like this कि h minus x1, this distance is h minus x1, and what is this distance? This distance is x2 minus h. So you can say कि 2 times of h is equal to x1 plus x2, or you can say h is nothing, it is x1 plus x2 by 2. So this is the first of the information. Whenever you have 2 points, that means you have this point as fx1 and fx2 are same. They are same. The value of fx1 and x2 are the same. Then x1 plus x2 by 2 will be equals to h. That means h would be, that means the x coordinate of the vertex, yeah, line of symmetry is this, and that is the turning point. This vertex is the turning point. This is the turning point. तो टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा ये आता है. अब यहाँ पे देखिए, इफ़ दीज टू आर द जीरोज़, ये दोनों जीरोज़ हैं. हियर ऑल्सो वी कैन हैव अल्फा बीटा. ओके, दीज आर द जीरोज़ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि ये यहाँ पे पॉइंट एच है. तो इन द सेम कंडीशन व्हाट यू हैव एच माइनस अल्फा वुड बी इक्वल्स टू, दिस इज बीटा माइनस एच. So what you have? You can write 2h is equal to alpha plus beta, or you can write h is equal to alpha plus beta by 2. Now in a quadratic, if a quadratic function you have which is ax square plus bx plus c, in a quadratic function what do you have here?
in this quadratic function, you have the sum of the zeros. If the zeros are like this, x minus alpha, x minus beta, so you have sum of the zeros is negative b upon a. So you can write negative b upon a divided by 2, or you can say कि h is nothing, it is negative b upon 2a. That is the x coordinate of the vertex. Now what is k? K is nothing, it is k. This point is k. And what is k? K is nothing, it is the value of the function at x is equal to h. That means k is nothing, it is f of h. So you have f of minus b upon 2a. So this gives you the perfect form. h और k की जो आपको फॉर्म है वो बहुत जल्दी मिल जाती है. You have the equation, you can directly find out this. Now, in the same pattern they said one important point, completing the squares. Okay, now you try to understand the completing the squares. You have the vertex form. देखो vertex form क्या होता है, या you can say perfect square form. fx एक फंक्शन है which is ax square plus bx plus c. This also can be written as x minus alpha, x minus beta, and this also can be written as a times of x minus h whole square plus k. So if you have a function and somehow you will be given all these things, बहुत अच्छा नहीं बना है तो लेट मी ट्राई इट अगेन. Okay, so this is alpha, this is beta, this point is hk, okay, this point is the c, which is this y intercept. Okay, now all these points are here. Okay. This is the perfect square format, which is known as vertex form also. This is known as vertex form because both vertex are given h and k. So vertex form is there. So what is how you can write it? It would be something which a is what? A is h you have calculated negative b upon 2a, and k you have calculated f times of negative b upon 2a. With this directly you can find out the perfect square form. For a perfect square form, for example, if you have a function and this gives you what this gives you, this gives you the minimum and maximum value of the function. This gives you the minimum value. Here if a is positive, here a is positive, so maximum value is infinity and minimum value is k only for this function. So this gives you minimum value and maximum value. If a function is given, which is given, let's say 4x square plus let's say 12x minus 9, something is given like this, function is given. Okay, now you have to write in perfect square form. Okay, so how will you write? Very simple way. So the function is fx function. First of all you have to write in this form. So h is minus b upon 2a, which is minus b is 12 upon 2 times of 4. So 4 3 times, it will be minus 3 by 2. And what is k? K is f of minus 3 by 2, which is 4 times of minus 3 by 2 whole square plus 12 times of minus 3 by 2 minus 9, which would be 9 upon 4. So it would be 9 and it would be minus 18 and minus 9. So 9 9 18 minus 18. Okay, so what do you have? You have directly, you have the equation 4 and a is 4 here. This is 4. So fx you can directly write 4 times of x minus minus plus 3 by 2 whole square minus 18, and that would be the perfect square form, which gives
minimum value of the minimum value is negative 18, maximum is maximum would be infinity, because a is positive. The other way of finding out this without using this rule, what is the another way of finding out? If you have the same question, 4x square minus 12x minus 9, this was the question, yeah, plus 12x. So how can you write? You can take common, you can take 4 as common. So what you have here? You have x square plus 3x, okay, and just keep 9 outside. I'm not taking anything with 9. I have to make this as a perfect square. So how can I have? I can multiply this by 2 and then divide by 2. So I will add 3 by 2 perfect square and subtract 3 by 2 perfect square, minus 9. 9 is outside. So what I have? This is a square plus 2ab plus b square. This behaves like b. So this is x plus 2, 3 by 2 whole square, and it is 4 times, okay, and minus this would be 4 times of 9 by 4 minus 9. So this will be cancelled, and finally we have the same equation. Minus 9 would be negative 18, and that would be the answer. So like this we will have this function as the written in the form of perfect square. Both we can, this is the algebra we have used, and this is the directly formula based we have used, and directly we have the answer. That is the best way. First one is the best way, because that will give you answer very quickly and perfectly also, okay. So no need of moving to the complexion of this topic. Now after that, what do we have is, we have the next part. This is done, this is done. Sketch and interpret the graph of linear, quadratic, all type of functions we have, cubic function. So I will just interpret them. So till cubic I will interpret first of all, and then I will interpret the another one, graphs. Linear, quadratic and cubic. देखो लीनियर फंक्शन जो है वो ऐसा होता है, द लीनियर फंक्शन इज ए एक्स प्लस बी. क्वाड्रेटिक इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड क्यूबिक इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. In all three cases, a is not equals to 0. Got it? Important point, this and this must have a function with odd degree. Must have at least one pure real root, real zero. इसकी एक रियल जीरो होगी ऑड वाले में, पहली पार्ट है. दैट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो अबाउट दैट. सेकेंड, व्हाट इज द सेकेंड वन? द सेकेंड वन इज दीज परफेक्ट स्क्वायर्स. दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, और ये से अब ए पे डिपेंड करता है. फॉर डिग्री 1 और 3 और 5 लाइक ऑड, दैट मीन्स ऑड डिग्री की बात कर रहा हूँ. दो केस हैं, ए ग्रेटर देन 0, ओके. ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी and go to infinity after crossing the x-axis, and if a is less than 0, graph will
start from infinity and go to negative infinity. That is important point. कैसे? देखो, if the function is y is equal to 3x plus 2, something like that I have written, yeah, 3x minus 2. Okay, so the function would be something in this way, coming from infinity, negative infinity, and going to infinity. This is a linear function. Okay, this will intercept at some 2 points. It is negative 2 y intercept, and it would be 3 by 2, 2 by 3. Okay, so this will be. Now whenever we have a function something in this way, okay, it is coming from up to down. Let's say this function is negative 3x plus 2. So this function will come from here and come like this. So this would be 2, and this graph is coming from infinity, okay, and moving to negative infinity whenever a is negative. Here this is a for us, if we are writing in ax plus b, so this is a is negative, here a is positive, and here a is negative. Now cubic function I am writing, some cubic function I am writing, and that's a cubic function. I will write it like this: y is equal to, I will write 2 times of x minus 1, x plus 2, and x minus 3. So here I have minus 2, I have 1, and I have 3 here. So obviously this function a is positive 2. Okay, this is 2 which is positive. So the function will come from negative infinity. It will come from negative infinity. Okay, and go like this. It will come from negative infinity and like this, and it will pass from these two zeros and go to infinity. It is always okay. This will be always like this. If we have a function, somewhere function is something like this: 2x plus 2 into x square plus x plus 1. Now this is a cubic, like quadratic, but no real root. इसका no real roots है. So the function would be, again the function will behave, the behavior of the function would be similar. Okay, because this gives you minus 2 as 0. Okay, so the function will be in the same manner. It will go like this, come down, and then from here itself it will move up. This will turning point. These will be the turning point. Here it will turn. It will go like this. So the turning point will not touch it. Only one real root. Clear? Come to the third point. If just the same function I am taking, I will take negative 2. In place of that, zeros all are same. Only zeros are same. So this is negative 2. Here it will be 1, and here it would be 3. So the graph will come from infinity. Okay, everything is same. The same, these things are same. So it will come from infinity like this. Okay, and you check it out like this, and go in this way. It will come from infinity and go to negative infinity. And this will be the behavior in all of them. At least at one point, कम से कम एक बार तो वो काटेगी, क्योंकि वो उसको नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाना है या इन्फिनिटी से नेगेटिव ही जाना है. कहीं से पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाना ही जाना है उसको, समझे ना. तो उसको एक तो काटना ही पड़ेगा, एक तो उसको एक्स एक्सिस काटना ही पड़ेगा एक बार. तो जैसे यहाँ पर एक बार तो काटेगा ही वो, उसके बाद वो चाहे वहीं से घूम जाए. तो यहाँ पे नो रियल रूट्स, पर ये क्यूबिक है, फंक्शन इज क्यूबिक. अब आया हमारा क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक में तो सिंपल सा फंडा है कि अगर ए पॉजिटिव है, सो कम फ्रॉम इन्फिनिटी एंड गो टू इन्फिनिटी. ए की तरफ जाएगा, और ए अगर लेस देन 0 है, कम फ्रॉम
negative infinity and go to negative infinity after turning from turning point from vertex से टर्न करके ये वाली ऊपर भी आएगी, गॉट इट। सो ग्राफ बहुत सिंपल तरीके से बनता है इसका। आप ऐसे बनाओ, चाहे ग्राफ ऐसे बनाओ कि यहाँ से आया और ऐसे करके ऐसे चला गया, और चाहे आप इसको यहाँ से आइए और ऐसे करके ऐसे ले जाइए। इन बोथ केसेस, दोनों केस में ये एक तरफ से आता है और एक ही तरफ चला जाता है आफ्टर रीचिंग दी टर्निंग पॉइंट का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रीच करके ये वहीं से वहीं चला जाता है। अच्छा, इसमें 0 0 भी हो सकती है इसके। इट कैन हैव 0 रियल 0, 1 रियल 0 और 2 रियल 0 मैक्सिमम। नंबर ऑफ रियल जीरोज वुड बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ द फंक्शन। उस फंक्शन की डिग्री क्या है उस पर डिपेंड करता है उसकी जीरोज, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से फंक्शन आया, ये यहाँ से आया और इसको यहाँ टच करा और टच करके यहीं से भाग गया। दूसरा इधर से आया और इधर से भाग गया। अब इसने टच ही नहीं किया है। देखो रियलिटी क्या है, रियलिटी होती है टच करना। ये एक्स एक्सिस है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग लाइक दिस कि x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग, इट इज़ y इज इक्वल टू x minus 2 whole square and right hand side is y is equal to 0. So you have to equate these two things. That means this function should meet y is equal to 0 and y is equal to 0 is x-axis. If it is not meeting x-axis, that means it is above the x-axis. This is y is equal to 0. So you ask k x square plus x plus 1 should be equals to 0. So what is happening? This is y and this is y is equal to 0. ये इसको टच ही नहीं करेगा कभी भी, ये टच ही नहीं करता कभी भी इसको, ये ऊपर से ही निकल जाता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं नॉन रियल जीरोज, जिसको हम इमेजिनरी जीरोज बोल देते हैं। वो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका, क्लियर है। तो ये हमारा इसका यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद हमारे पे इंटरप्रेट ग्राफ इंक्लूडिंग रेसिप्रोकल ग्राफ। हाँ, अभी इसके बाद हमारे पे था रेसिप्रोकल फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। देखो रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है? देखो रेसिप्रोकल का सिंपल सी बात है, उल्टा चलना है। अगर एफ एक्स जो है, देखो दो तरीके से हो सकता है, ये है तो इसमें एक्स जो है वो 0 नहीं है, तो इसका जो डोमेन है वो क्या है? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 0। 0 छोड़ के सब कुछ है। और रेंज क्या है? रेंज भी वही है कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 छोड़ के सब कुछ है y में, समझे ना। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे कि y इज इक्वल टू 1/x, बच्चे बजा रहे हैं, बच्चे को बजा रहे हैं। सो दिस इज वाई। तो इन बोथ केसेस y इज नॉट 0, हियर x इज नॉट 0, तो दोनों 0 नहीं हो सकते, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ बनता कैसे है? इसका ग्राफ सिंपल से बनता, अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक रहता है। यहाँ से ऐसा बनेगा ग्राफ और ये ऐसा चला जाएगा, इसको टच नहीं करता, ये पॉइंट यहाँ पर 1 1 हो जाता है। और इधर भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ होता है, इधर का भी इधर का दोनों का, ये ऐसे ही चला जाता है। ये भी आपका -1 -1 होता है। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x का।
ठीक है ना। अब अगर मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू -1/x का, बात वही है, रेंज वही है, डोमेन वही है, बट इसमें क्या होगा कि द सिमेट्रिसिटी जो है हमारी वो थोड़ा चेंज हो जाएगी। यहाँ पर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है, थर्ड में। यहाँ पर क्या होगा, सेकंड और फोर्थ में सिमेट्रिक रहेगा। अगर x को पॉजिटिव रखोगे, अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो y लेस देन 0 होगा, और अगर y ग्रेटर देन वो x जो है लेस देन 0 होगा तो y जो है ग्रेटर देन 0 होगा। देखो नेगेटिव रखोगे x को, -5 रखा, क्या आया, ऑब्वियसली आप देखोगे कि -1/5, अगर हमने x को -5 रखा, सो वाइट इज़ y इज़ -1/-5 विच इज़ 1/5, तो पॉजिटिव आ जाएगा ये। तो यहाँ पर हमारे पे क्या होगा कि ये ग्राफ ऐसे बनेगा, इधर से ऐसे जाएगा, शेप वही रहेगी, ठीक है ना, और इधर से ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट 1 पे -1 अपोजिट रहेंगे और यहाँ पर -1 पे 1, ठीक है ना। तो ये दोनों का आपका आ जाता है, इस तरह से ग्राफ बनता है। ये आपका रेसिप्रोकल आ गया। इसमें एक चीज़ और एक्सटेंड कर देते हैं, विच इज़ y इज इक्वल टू 1/x²। इसमें x तो वही रहेगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, बट y जो है वो हो जाएगा ग्रेटर देन 0। यहाँ y नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो पाता, आप चाहे x को नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो। सो द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन वुड बी स्टैंडिंग ओनली इन द वन साइड के, x के ऊपर ही ऊपर रहेगा, इधर से चलता है ऐसे करके, वो इधर से जाएगा और इधर से भी यहीं से ही आएगा, ऐसा। बात वही है, आप 1 पे 1 और -1 पे भी 1 ही रहेगा, कुछ भी रखिए, ग्राफ ऊपर को ही जाएगा, नीचे x एक्सिस को काटेगा ही नहीं कभी भी, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पे आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लीनियर फंक्शन में क्या अंतर है। लीनियर फंक्शन में क्या होता है, या हमारे लीनियर हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ, एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल और एल्जेब्रिक में एक सिमेट्रिसिटी होती है, एक सिमेट्रिक है कि वो इतना जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इतना इतना बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है ना, सिमेट्रिसिटी जो है होती, तो सिमेट्रिसिटी तो यहाँ भी लगेगा आपको कि भाई ये देखो सिमेट्री जा रहा है, पर इसमें होता क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये ऐसे होते हैं, f(x) इज इक्वल टू a इंटू बी रेज टू द पावर x। अब b पे डिपेंड करता है कि अगर b जो है a, ये तो बात सीधी सी है कि b 0 नहीं है और b जो है वो पॉजिटिव है, और वो 1 नहीं है और पॉजिटिव है, तो क्या होगा इसके अंदर, a आपको नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो मैं a को कुछ भी मान सकता हूँ, तो मैं भी a के बारे में कुछ नहीं कह रहा। अगर b जो है वो 0 से 1 के बीच में हुआ तो ये आपका एक्सपोनेंशियल डीके होगा, और अगर b जो है वो 1 से बड़ा हुआ, कितना भी हो, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। जो आपका बेस्ट एग्जाम्पल कंपाउंड इंटरेस्ट है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है डेप्रीशिएशन इन कार है, डेप्रीशिएशन इन वैल्यू ऑफ कार। आप एक कार खरीदते हैं, हर साल वो 10% डेप्रीशिएट हो रही है, तो कार की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, वो डिक्रीज़ ज़रूर होती चली जाएगी, आप उसे रखे रखे डिक्रीज़ होती चली जाएगी वो, बट वो 0 नहीं होगी। हाँ, फिर बढ़ने भी लगेगी अगर आपने उसे एंटीक बना दिया, जैसे आज के टाइम में कुछ एंटीक पीसेस हैं, जो कारें पुरानी पुरानी उनकी रेस वगैरह चलती हैं, तो उसमें वो है अलग। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं b जो है वो 0 से 1 के बीच में है, ठीक है ना। मैं एक फंक्शन लेता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ कि f(x) जो है वो 2 इंटू, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट से 0.1,
1 ही ले लेता हूँ, बहुत छोटा सा ले लिया मैंने, और उसका मैंने x पावर कर दिया, मैंने ऐसे ले लिया। तो अब आप देखिए, जब मैंने x को 1 रखा, 0 रखा, तो fx जो है वो 2 आ गया। x को मैंने 5 रखा, तो fx जो है वो मेरा देखो कितना छोटा आ रहा है, 2 इंटू 0.1 रेज टू द पावर 5, सो वो आ जाएगा 0.00002, ये आ जाएगा, जो कि बहुत छोटा वैल्यू है। और जैसे जैसे मैं इसकी नेगेटिव वैल्यू रखूँगा, मैंने fx को -2 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0.1 का -2, तो ये हो जाएगी 2/0.1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/0.01, और ये आ जाएगा 200, तो वैल्यू बढ़ गई। तो जैसे ही मैंने उसको -2 रखा, वैल्यू बहुत बड़ी है, और रखूँगा तो बहुत ऊपर हो जाएगी। तो अगर मैं रखूँगा इसको -3 रखूँगा, तो वैल्यू जो है वो नीचे जो है और भी चले जाएगा, 2000 वैल्यू चली जाएगी, बहुत ऊपर चली जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है कि फंक्शन जैसे जैसे नेगेटिव है तो ऊपर चलती है, तो यहाँ से चलिए ऊपर से आएगी वैल्यू ऐसे, और यहाँ पर काटेगी, और उसके बाद वो नीचे धीरे 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 एक्स एक्सिस के करीब चली जाती है। एक्स एक्सिस को टच नहीं करती है। यहाँ पर ये वैल्यू है, यहाँ पर तो ये 0a होगी, जो भी होगी a की वैल्यू, उसके बाद यहाँ से ये बढ़ के आएगी, और यही चीज़ सारी उल्टी हो जाती है इस वाले फंक्शन में, जब b जो है वो 0 से बड़ा है। अगर आपका b 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो इधर से चलेगा ऐसे, एंड दैट विल गो समथिंग इन दिस वे। ये आपका वही है 0 पे a है, ठीक है ना। ये ऊपर जाएगा, वही इसकी जो रेंज, इसकी जो डोमेन है वो क्या होता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और जो रेंज है तो वो होती है y, ओके। और y जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है। क्या क्या वैल्यू होगी वो अलग डिपेंड करता है, a पे डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। ये जब बड़ा होगा जब a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और y जो है वो लेस देन 0 होगा इफ़ a इज़ लेस देन। तो a पे डिपेंड करता है वो नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, a 0 होगा नहीं, a अगर 0 हो जाएगा तो ये तो फंक्शन ही कुछ नहीं रहा, तो इसलिए a को 0 तो रखेंगे नहीं हम, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब इसके बाद हमारे पे आते हैं ट्रिगो फंक्शन। है ना, ये हमारे जो ट्रिगो फंक्शन आ रहे हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक हैं फंक्शन, कौन कौन से ये देख लेते हैं। साइन है, कॉस है और टेन है। तो पहले हम देखो साइन कॉस टेन की बात करते हैं। अब देखो बहुत सिंपल सी बात समझना, एक इसको बोलते हैं यूनिट सर्किल। ये यूनिट सर्किल है, इसमें हमने क्या किया हुआ है, ये 0 है, ये एंगल है, कोई भी थीटा एंगल कर लो, और ये यहाँ पे एक्स एक्स, ये हमने क्या करा ना, उसको उस पर बना रखा है, क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे बना रखे हैं, ये बना रखा है इसमें। ठीक है ना। तो ये 0 0 पे है यहाँ, और ये हमने 1 मान लिया इसका वैल्यू, ठीक है ना, ये 1 है। तो अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा, अगर ये पॉइंट एक्स वाई है तो ये हमारा y है और ये x है। तो यहाँ से हमारे पे, अच्छा ये हाइपोटेन्यूज 1 है इसका, तो हमारे पे यहाँ से ये आ जाता है साइन थीटा जो है दैट कैन बी इक्वल टू अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा जो है वो y के बराबर हो गया, ओके। अब y देखो, y कहाँ से कहाँ तक है, y जो है क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, और यहाँ ये -1 है, तो y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। आपको पता है कि y विल लाई बिटवीन -1 to 1, इससे तो बाहर जा नहीं सकता y। तो y क्योंकि साइन थीटा आपका निकला, तो साइन थीटा जो है दैट कैन बी बिटवीन -1 to 1। तो ये तो सबसे बड़ी बात हुई, रेंज हो गई उसकी। सिमिलरली कॉस थीटा वुड बी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो यहाँ से भी आपको पता है कि x जो है 1 से -1 के बीच में है। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो cos थीटा जो है दैट वुड बी बिटवीन -1 to 1। तो ये तो इनकी रेंज हो गई। अब तीसरी बात आई tan की। tan थीटा जो है वो y ओवर x होगा, अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। अब आपको पता है कि x जो है वो 0 भी है और y भी 0 है। y भी 0 होगा एक बार, तो यहाँ पे y ये पॉइंट है, यहाँ पे 0 0 है दोनों। अब x तो आपको पता है कि x जो है वो तो -1 से 1 के बीच में लाइक घूम रहा है और y भी -1 से 1 के बीच में घूम रहा है। तो कभी ना कभी ये नेगेटिव, मान लीजिए x नेगेटिव, ये y नेगेटिव है और x 0 है, तो क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा। y जो है, मान लीजिए मैं कंसिडर करता हूँ कि y की वैल्यू जो है -1 है और x की वैल्यू 0 है। ये रही वहाँ पे, ये तो 1 0 है यहाँ पे, ये रही -1 0 -1, ठीक है ना। तो ऐसे केस में माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। बट अगर हमारे पे ये कहें कि x की वैल्यू ये है 0 1, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है, तो ये इन्फिनिटी आएगा, ठीक है ना। सो tan की जो वैल्यू है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लाई करेगी। ये बात आप याद रखिए कि कभी भी इन्फिनिटी को हम जो है बाउंडेड नहीं रखते, उसको ओपन इंटरवल में ही रखते हैं। हम कभी भी इन्फिनिटी को ऐसे नहीं रखेंगे कि x इज़ लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये गलत है। हम सदा रखेंगे कि x इज़ लेस देन इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी को बांध नहीं सकते। मुझे नहीं पता कि लास्ट इन्फिनिटी क्या है, समझे ना। आपके लिए इन्फिनिटी कुछ और हो सकती है। हम कमरे में बैठे हैं दोनों, आप अपने कमरे में बैठे, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, हमें पता ही नहीं घर इस कमरे के बाहर क्या हो रहा है। तो हमारे लिए तो इन्फिनिटी ये दीवार है, हमारी दुनिया ये दीवार के बाहर है ही नहीं। अभी हम पढ़ रहे हैं, अब आप जाके अपने रूफ़ पे खड़े हो जाए, छत पे खड़े हो जाएं, तो आपको बाहर दिखने लगेगा। अब आप एफिल टावर पे खड़े हो जाओ तो आपको और भी दूर दिखने लगेगा। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक देख रहे हो, समझे ना। आपका हॉरिजन कहाँ तक है। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी है वहाँ पे। तो यहाँ तो ये तो आ गया। अब इनका ग्राफ प्लॉटिंग आती है। देखो डायरेक्टली ग्राफ की प्लॉटिंग नहीं आएगी वहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन की प्लॉटिंग नहीं आती है ग्राफ की। ये बात आप याद रखिए, किसी की भी नहीं आएगी, किसी भी फंक्शन की कोई डायरेक्ट प्लॉटिंग नहीं आती है। देखो मैं बहुत ही सिंपल सी तरीके से ग्राफ बनाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा ग्राफ पेपर को यूज़ करते हैं। ये ग्राफ पेपर है ना, तो हम इसको यूज़ करते हैं। देखो साइन, हमें पता है कि साइन अगर यहाँ पे है 0 है, थीटा 0 होगा, तो थीटा 0 पे वाई 0 होगा, तो यहाँ पे साइन की 0 वैल्यू होती है। तो साइन यहाँ से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम वो 1 तक जा सकता है। चलो मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, ये हाफ ले रहा हूँ, 0.5, 1 यहाँ ले रहा हूँ, ऐसे ही मैं 1 यहाँ ले रहा हूँ, -1, ठीक है। और मुझे पता है कि π/2 पे ये π/2 ले लेते हैं, ये पाई ले लेते हैं, ये 3π/2 ले लेते हैं और ये 2π ले लेते हैं, एन ऐसे इधर उधर की तरफ होगा। ये पाई पे 1 हो जाएगा क्योंकि पाई यहाँ पर है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है और ये -π/2 होता है, और फिर वो सॉरी प्लस 3π/2 और ये फिर से 2π हो जाता है। जब हम उल्टा ऐसे चलते हैं तो ये होता है -π/2, ये वाला पोर्शन होता है -π/2, ये होता है यहाँ पे -π, ये होता है यहाँ पे -3π/2 और फिर से घूम के जब आए तो ये -2π होता है अगर हम ऐसे घूम के आए, उल्टे चल के आए। तो यही हमारे यहाँ पे यही क्वेश्चन है। देखो आप कहीं से घूम लो, आप चाहे 2π कहो, चाहे -2π कहो या 0 कहो, बात तो वही है। साइन तो यहाँ पे यही रहना है, 0 ही रहना है। तो इन पोजीशन पे साइन 0 है और यहाँ पे π/2 पे वो मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि π/2 पे y की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। ये y की वैल्यू है, तो यहाँ पर y मैक्सिमम है 1, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ y 0 है,
जीरो पे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा ऊपर तक, यहाँ से घूम के नीचे आएगा और ऐसे ही ये नीचे से फिर जाएगा ऊपर यहाँ से और फिर ऐसे करके जाएगा। ये इसका 2 पाई तक का ग्राफ है। ऐसे ही यहाँ से अब आपका ऐसे जाएगा, ओके, ये ग्राफ है। तो ये -2 पाई से 2 पाई तक का ग्राफ है पूरा। ऐसे ही ये ऊपर नीचे उतरेगा, ये ग्राफ यहाँ पे बनेगा। सिमिलरली इसी ग्राफ पे अगर आप बनाने की कोशिश करते हैं इन द सेम पैटर्न, ये मैं आपको ये ले लेता हूँ, चलो मैं यहाँ दोबारा बना लेता हूँ। यहाँ पर हम एक और ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, या चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कॉस का। कॉस जो है, कॉस थीटा जो है वो x के बराबर हुआ था, और आपका जो x है यहाँ पर 1 है, ये 1 0 है जब 0 है, एंगल थीटा 0 है, ये थीटा 0 होता है। तो जब थीटा 0 ये 1 है और यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ -1 है पाई पे और फिर वो है, तो यहाँ पर वही बात आएगी कि यहाँ तो 1 होगा, 0 पे तो 1 होगा, फिर यहाँ पर π/2 पे 0 होगा, फिर ये इसके बाद -1 होगा पाई पे, ये पाई है, 3π/2 पे फिर 0 होगा और फिर यहाँ पे फिर से 1 हो जाएगा 2 पाई पे। सिमिलरली उल्टा चलेंगे तो यहाँ पर ये 0 रहेगा, यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा और फिर ये यहीं आ जाएगा। तो ये आपका -2 पाई है, समझे ना, ये पाई है, यहाँ पे पाई आएगा। तो क्या आएगा ग्राफ आपका, देखेंगे तो ये ऐसा यहाँ से ग्राफ उधर से चला लो आप, ये बहुत सिमेट्रिक आ रहा है, मेरे तो बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं बन पाई, तो ये सिमेट्रिक सा ग्राफ आएगा, बिल्कुल ऐसा आता है, ऐसा आता है, पूरा सिमेट्रिक आता है। तो ये ग्राफ इस तरीके से बनता चला जाएगा। इसके बाद आता है ये कॉस का ग्राफ है। टेन जो है वो होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है ना। तो जब कॉस 0 होगा तो टेन इन्फिनिटी होगा। अगर कॉस जो है, कॉस 90 जो है वो 0 होता है, 90 पे ये π/2 पे 0 होता है। तो 10 π/2 जो है वो साइन अपॉन, साइन की वैल्यू 1 होती है, तो 1/0 होगा, ये इन्फिनिटी हो जाता है, तो इसको इन्फिनाइट बोल देते हैं। तो ये जो 10 है इन y इज इक्वल टू 10x में, x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, ये जो वैल्यूज़ हैं इस वैल्यू पे y विल हैव एस वर्टिकल एसिम्पटोट। अब आप क्वेश्चन करोगे एसिम्पटोट क्या होता है। एसिम्पटोट वो वैल्यू होती है x की या y की, अगर x की वैल्यू ले रहे हो तो y अनडिफाइंड है, अगर y की वैल्यू ले रहे हो तो x भी अनडिफाइंड है उसमें, वो एसिम्पटोट कहलाते हैं, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्पटोट। यहाँ इस x के लिए y अनडिफाइंड है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से आएंगी, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर हम जो है इसको ठीक है ना, हर π/2 पे ये जो है यहाँ, ये π/2 पे हर बार π/2 पे, और फिर यहाँ आएगा π/2, फिर यहाँ पे आएगा π/2, सिंस दे आर द सपोर्टिंग लाइंस, तो हम इनको जो है वी विल टेक दैम एज अ एक स्मॉल वो ले लेते हैं, सपोर्टिंग लाइन ले लेते हैं, तो हम इनको थोड़ा सा रब कर देते हैं और ये डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो गई।
अब आपका ग्राफ कैसे बनता है वो ग्राफ चेक करिए। 0 पे ये 0 होता है और 90 पे अनडिफाइंड है, ये π/2 है, ये आपका 3π/2 है, नहीं ये π/2 है, 3π/2 पे तो ये 0 हो जाएगा, नहीं यहाँ से चलेगा, ये 0 आएगा, π/2, ओके, देन 3π/2, ओके, फिर ये π/2, ये -π/2 और -3π/2, और उसके बाद यहाँ तक पाई है, ये 2π है, ये पाई है। तो यहाँ से ये ऐसे चलता है, इधर से जाएगा, यहाँ से आएगा इन्फिनिटी से ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे। तो ये इस तरह से ग्राफ बनता है, इन्फिनिटी पे चला जाता है। यहाँ पर इसके जो है ऑड मल्टीपल्स पे ये मिलेगा नहीं, यहाँ पर मिलता है जो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई होते हैं उन पे जाके यहाँ पर मिलता है उसको। पाई पे या पाई है, या मतलब जो मल्टीपल्स हैं π/2 के, तो यहाँ पर मिलेगा पाई पे, 3π पे, 4π पे, ऐसे मिलेगा ये, ठीक है ना। तो ये इसका ग्राफ है 10 का। तो दोनों आपके तीनों ग्राफ आपके ये पूरे हुए। 3 ग्राफ उन्होंने कहा था कि 3 ग्राफ आपको देखने हैं, तो हमने तीनों ग्राफ जो है वो पूरे कर लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पे जो आता है वो आता है आपका, मैं यही दिखा देता हूँ आपको क्या आ रहा है, फिर आपको ये आ गया हमारा इंटरप्रेट ग्राफ्स इंक्लूडिंग रेसिप्रोकल ग्राफ एंड ये तो कर दिया है। द ग्राफ ऑफ नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन रियल कॉन्टेक्स्ट द सॉल्यूशन द प्रॉब्लम सच एज सिंपल काइनेटिक प्रॉब्लम हैव इन्वॉल्विंग डिस्टेंस, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। देखो इनका जो इन्वॉल्वमेंट है मैं वो चेक कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं कहीं से कि एक फंक्शन दे रखा हो कोई, ठीक है ना, तो उस फंक्शन का के बेस पे हम उसको कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, तो ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जरा आंसर बताइए। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मोशन ऑफ द कार इज डायरेक्ट टू द स्क्वायर रूट ऑफ द स्पीड। तो जो रेजिस्टेंस है इसका वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ स्पीड। स्क्वायर लिखा हुआ है, अच्छा स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर के बराबर है। तो हमारे पे क्या आ जाएगा, आर जो है वो के टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर आ जाएगा। या हम इनको डिवाइड भी करेंगे कि R1/R2 जो है दैट वुड बी आपको KS1 स्क्वायर अपॉन KS2 स्क्वायर। तो R जो है R1/R2 जो है वो S1/S2 का स्क्वायर है। चलिए ये तो एक अलग बात होगी, मैंने इसको बता दिया, पर यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। इसने कहा कार की
जो स्पीड है वो 20% बढ़ा दी है, तो Yes. ये बढ़ा दी आपकी 20%। सो जो आर डैश था वो क्या हो गया, वो आपका यहाँ भी आप लगाओगे तो आपको यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। देखो आप लगाओगे तो आर ही था, R1 था, ये R2 था, और ये S1 है, और S2 जो है वो उसकी 20% बढ़ा दी है। तो 20% मतलब क्या हो गया, ये हो गया है ना। Hmm. तो ये कट गया, तो ये 1/1.20 आ गया का स्क्वायर आ गया, जो कि हम अगर करेंगे तो ये 1/1.44 आ जाएगा। हाँ. तो R2 जो है वो आ जाएगा 1.44 R1, और यानी कि R1 प्लस 0.44 R1, यानी कि इसको अगर आप 0.44 को कन्वर्ट करोगे तो ये 44% आएगा। हाँ. सो आपका ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसका ग्राफ भी अगर आप प्लॉट करोगे तो वो आपका इसका ग्राफ जो है वो डायरेक्टली इस तरह से ही चलेगा कि यहाँ से प्रोपोर्शनल है तो वो ऊपर की तरफ को भागेगा ग्राफ। ग्राफ जो है ऊपर की, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो वो एक ही तरफ को भागेगा, ऐसे ही इस तरह से ग्राफ जाएगा इसका। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि स्पीड जो है, मतलब अगर हम नेगेटिव भी लेंगे स्पीड को, आप इसको स्पीड को नेगेटिव ले नहीं सकते, तो ये जो है एस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो आर तो वो बड़ा ही होगा जीरो से, ऐसे चलेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि अगर इंक्रीज़ करा, यहाँ से लेके ये 1 था, तो इसको 20% इंक्रीज़ करा तो वो कितना होगा, तो वो सीधी सी बात है, दैट विल इंक्रीज मच मच मोर, ठीक है ना। उसमें गैप बहुत ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा यहाँ पर है, जैसे ये है, इसको मैंने 20% बढ़ा के यहाँ कर दिया 1.5, तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें कितने का अंतर आया। ये सिर्फ 20% है यहाँ, तो यहाँ पर ये 44% का अंतर आ रहा है, ठीक है ना। Okay. Yes. है तो वो फिजिक्स का क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी का, बट आपसे कोई इसमें तो अलग ही देखना पड़ेगा। चलिए, एक आपको देखते हैं, यहाँ से करते कुछ। तो इस पर भी क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है ना। ठीक है. इसके बाद हमारे पास बचता क्या है, ये हमारा हो चुका है। डिस्टेंस में क्वेश्चन देंगे, कैलकुलेट एंड और एस्टिमेट ग्रेडियंट्स ऑफ ग्राफ एंड एरिया अंडर द ग्राफ इंक्लूडिंग क्वाड्रेटिक एंड द अदर नॉन लीनियर ग्राफ्स एंड इंटरप्रेट रिजल्ट इन केस ऑफ सच डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। देखो इसमें होता क्या है,
डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का दो ही चीज़ है हमारे पे। देखो एक ग्राफ बन रहा है, ऐसा कोई ग्राफ बना है, डिस्टेंस और हम ये बना रहे हैं टाइम है और ये डिस्टेंस है। देखो आपको फॉर्मूले से खुद पता चल जाता है, डिस्टेंस जो है वो वर्टिकल रहेगा और ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, यानी कि ये x है और ये y है ग्राफ के हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ पर इसका रेट ऑफ चेंज लूँ, इसका मैं रेट ऑफ चेंज लूँ, रेट ऑफ चेंज जो कि मेरा क्या होता है, स्लोप होता है, जो हमने पीछे बात करी थी, तो मेरे पे यहाँ पर ये आ जाएगा कि डिस्टेंस ओवर टाइम, रेट चेंज इन डिस्टेंस चेंज ओवर टाइम, यही मेरी स्पीड होती है। तो अगर कोई भी पॉइंट है, कोई भी, देखो डिपेंड करता है आपका, यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो ग्राफ जो है वो किस तरह का है। ज़रूरी नहीं कि ये लीनियर ही हो ग्राफ, वो ग्राफ क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, किसी भी तरह का ग्राफ है। अगर ये ग्राफ एक लीनियर फंक्शन है ऐसे, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक लीनियर फंक्शन है, आप स्लोप बड़े आराम से निकाल लोगे, 2 पॉइंट आपको हैं, स्लोप आप आराम से निकाल लोगे। बट अगर यही ग्राफ जो है अगर क्वाड्रेटिक है और अब टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पर टाइम जो है, क्योंकि यहाँ पर टाइम लिया है तो टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम इसको ग्राफ को ऐसे बनाएंगे, ऐसे चल रहा है, ये जा रहा है ऊपर। ऐसे केस में जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, जो रेट ऑफ डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और उसको एक्सेलरेट करते हैं, तो एक्सेलरेट में करने में क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है वो एक्सेलरेशन है। यहाँ पर आप कांस्टेंट चल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है वो आपके कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ तो ये सब, इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर क्या होगा कि ये अगर आप जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हो ये टाइम तो वही गैप है, मैं टाइम का गैप सेम ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं ये टाइम का जो गैप है, देखिए मैं वो गैप को सेम ही मान रहा हूँ, बट इसमें आप ये देख रहे हो कि डिस्टेंस का चेंज कितना आ गया, यानी कि ये जो रेट ऑफ चेंज है ये बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब स्पीड निकालनी किसी पॉइंट पे, तो स्पीड एट एनी पॉइंट इज़ नथिंग, इट इज़ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट। वो डेरिवेटिव से अभी नहीं मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव ये तो डेरिवेटिव से होता है क्वेश्चन, और मैं डेरिवेटिव से ना करवा के मैं बता रहा हूँ ये स्लोप होता है। अब किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालने का तरीका बहुत आसान है, आपको ना देखो ये लाइन है, इसी लाइन के पैरेलल या मैं इसके आसपास एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये सीकेंट है, मैं कोई 2 पॉइंट मान के यहाँ सीकेंट ड्रॉ कर लेता हूँ आसपास जितनी बराबर दूरी पे। ये क्या है, ये वाली दूरी मैंने, ये मान लीजिए ये दूरी मेरी x थी, तो ये दूरी मेरी x माइनस एच है, और ये वाली जो दूरी दूसरी मैंने ली है ये x प्लस एच है, यानी कि उसके करीब करीब कर ले। ये ऐसे लिए कि ये नॉर्मली इसके पैरेलल है, जब ये पैरेलल होगा तो स्लोप बराबर होंगे। तो मैं अगर इस लाइन का स्लोप निकाल लूँ, इस सीकेंट, इसका सीकेंट का मैं स्लोप निकाल लूँ, जो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो y2 माइनस y1 होगा। तो यहाँ पे तो मेरे पे ये आ गया f x प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच अपॉन, नीचे जो है मेरे पे आ जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स माइनस एच, तो ये तो कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ ये, इसके लिए स्लोप आ गया। ओके, तो हम किसी भी पॉइंट पे उसका ग्रेडियंट, स्लोप ही को ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट स्लोप निकालना बड़ा आसान है, ठीक है ना। तो ये हमारा है, इसी पे हम फिर क्वेश्चन है हमारे, कैलकुलेट से ग्रेडियंट ये आ गया, ग्राफ इंक्लूडिंग ग्राफ नॉन, अच्छा इंटरप्रेट द रिजल्ट। अच्छा देखो रिजल्ट, अच्छा एक दूसरा बात होता है, अगला जो ग्राफ है, अगला ग्राफ आपने बनाया है टाइम और स्पीड से, तो
तो टाइम स्पीड के ग्राफ में क्या होगा, जैसे जैसे स्पीड आपकी इंक्रीज़ कर रही है या कोई भी चीज़ है टाइम के साथ, तो अगर आपका किसी भी फंक्शन का उसका डिस्टेंस कवर्ड है, तो अगर आपको ऐसे दे रखा है यहाँ से चले आप, स्पीड बढ़ के यहाँ होगी, फिर आप कुछ देर कांस्टेंट स्पीड से चले, फिर आपने स्पीड बढ़ा दी, तो ये पूछ रहा है कि इस टोटल में आपका जो है, ये आपको पता है कि स्पीड इनटू टाइम जो है वो डिस्टेंस कवर्ड होता है। हाँ तो इनके इसके लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। जो ये कर्व है, इस कर्व के नीचे जो एरिया आएगा वो हम यहाँ से पता कर लेते हैं। एरिया अंडर द कर्व जो है वो हम यहाँ से पता करते हैं, एंड दैट एरिया अंडर द कर्व जो है वो ये हमारा यहाँ पे डिस्टेंस होता है। तो इसमें हमारा डिस्टेंस के लिए एरिया अंडर द कर्व जब प्रोडक्ट हो, और यहाँ पर हमारा स्लोप आता है, उसका ग्रेडियंट वगैरह स्लोप आता है। यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एरिया अंडर द कर्व करना होता है। जो उन्होंने भी कह रखा है कि एरिया वगैरह से क्या करते हो, जैसे हम आपको स्पीड और उसका दिया होता है, टाइम का ग्राफ दिया होता है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसमें भी स्लोप निकलता है। अगर आपका स्पीड और मतलब वेलोसिटी, स्पीड क्या वेलोसिटी ले लो, एंड टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसमें एक्सेलरेशन जो है वो निकलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितने टाइम में हुआ, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है ठीक है बच्चे। ओके।